हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैम आप बताइए कि सोशल साइंस में आपको पता है दोस्तों कि मैं सोशल साइंस में 9th-10th की टीचर हूँ। तो आपने ये बार बार आप पूछ रहे थे कि सोशल साइंस में आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मैम आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में किस किस चीज़ की पढ़ाई की थी, मतलब उसकी तैयारी कैसे की थी, और उसका जो मेन टॉपिक है वो आप हमको बता दीजिए। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन का एनालिसिस की हूँ और मैं देखी हूँ TRE 2 और 3 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके हिसाब से कि और उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है, आज मैं आपसे वो डिस्कस करने वाली हूँ। आज मैं आपसे बताने वाली हूँ। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उसे लिख सकते हैं, लेके बैठ जाइए और उसे आप लिख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके TRE 4.0 का जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, वो चाहे 6 to 8 हो या 9-10 हो, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छा आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छा चांस रहेगा, बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप प्लीज़ लेके बैठ जाइए, नहीं तो वीडियो आप बाद में देख के लिख सकते हैं। और ये जो मैं आपको बताऊंगी अभी, वो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट लिया है, अगर आपने हिस्ट्री भी लिया है तो हिस्ट्री के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं सॉरी दोस्तों, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो हिस्ट्री के बारे में आपको पता होगा कि हिस्ट्री टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हिस्ट्री टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, मैं आपको पहले दिखाई देती हूँ थोड़ा सा कि देखिए, ये मैं हिस्ट्री का नोट्स बनाई थी, इसमें देख सकते हैं इस तरह से। देखिए मैं बनाई थी, अब आपको शायद उल्टा दिख रहा है, सीधा पता नहीं। इस तरह से देखिए, ये इस तरह का मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का इस तरह से पूरा नोट्स मैं बनाई थी। अभी मैं घर आई इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। घर पे ये सारा कॉपी था, वहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। देख सकते हैं मैं इस तरह से नोट्स बनाई थी और इसे मैं डेली रिविजन करती थी। इसे मैं सुबह के रिविजन करती थी। देखिए इस तरह से मैं बनाई हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह का फाइल में मैं बना के बहुत सुंदर से रखी थी। पूरा नोट्स इसमें बनाई हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो आप कहेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और साथ ही साथ देखिए, मैं लुसेंट की पढ़ाई की थी किस तरह से, आप देख सकते हैं लुसेंट का बुक मैं किस तरह से पढ़ी हूँ, आप देख सकते हैं। बिना मेहनत का दोस्तों कुछ नहीं होता है। मैंने लुसेंट को 10 बार कम से कम पढ़ा, 7 से 10 बार पढ़ा। देखिए मैं किस तरह से लिख लिख के लुसेंट का पढ़ाई करती थी। और मैं साथ ही साथ इसके साथ साथ मैं क्या क्या पढ़ी हूँ मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं क्राउन की बुक भी बहुत बार पढ़ी हूँ। देखिए हिस्ट्री के लिए ये क्राउन की बुक है दोस्तों, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी बुक है ये। तो मैं आपसे बात करने वाली, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में होता है। आपको हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ना है। एक होता है एंशिएंट, एक होता है मिडाइवल, एक होता है मॉडर्न। तो एंशिएंट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और मिडाइवल में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और मॉडर्न में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि इसमें पढ़ना क्या है। दोस्तों एग्ज़ाम का जो स्ट्रेटजी होता है, एग्ज़ाम में अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपका सफल होना बहुत निश्चित हो जाता है। पढ़ने का तो बहुत लोग पढ़ रहा है, लेकिन सफलता आप देखते होंगे बहुत कम लोगों को मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात पढ़ते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद भी सफल हो जाते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक छोटा सा नोट्स में थोड़ा सा रख ली हूँ हिंट के लिए, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं रखी हूँ कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपको मौर्य काल एक आता है, मौर्य काल एंशिएंट हिस्ट्री का मौर्य काल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य प्रशासन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मौर्य प्रशासन में कौन क्या था नहीं था, उसके शासक के बारे में, और उसका जो मतलब मैं भूल रही हूँ दोस्तों, मतलब उसके बारे में पढ़ना, हर एक चीज़ मौर्य शासक से, मौर्य शासक और मौर्य का प्रशासन क्या था, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको एंशिएंट में ही मौर्य प्रशासन के अंतर्गत अशोक के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक से 2-3 क्वेश्चन आएगा। और ये जो मैं बता रही हूँ 6 to 8, 9, 10 दोनों के लिए मैं बता रही हूँ सोशल साइंस का। तो आप लिखते जाइए मौर्य शासक, उसके बाद मौर्य शासक में उसका प्रशासन काल के बारे में, प्रशासन के बारे में सारा कुछ। उसके बाद अशोक के बारे में, अशोक के बाद आप कौटिल्य के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कौटिल्य से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसमें एक हर्षवर्धन है, वर्धन वंश का एक हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप TRE 2 में जाके देखेंगे तो आप हर्षवर्धन से 2 क्वेश्चन आया है, तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा। उसके बाद है कौटिल्य, कौटिल्य के बारे में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौटिल्य के बारे में आप पढ़ेंगे, कौटिल्य से क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक आता है एंशिएंट में ही चोल वंश के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एंशिएंट में मोटा मोटी इतना सारा चीज़ हो गया जो कि आप कॉपी में लिख लीजिए। इतना आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये आप पढ़िए ये, और इसका जो भी हाईलाइट चैप्टर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है।
तो आप इतना समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं मुगल काल यानी मेडाइवल हिस्ट्री में। अब हम लोग एंशिएंट के बाद मेडाइवल में चलते हैं। तो मेडाइवल में हमको सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। इल्तुतमिश से बहुत सारा क्वेश्चन आया है। उसके बाद एक होता है मुगल काल। मुगल काल में आपको अकबर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। और दिल्ली सल्तनत में एक बलबन है, बलबन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट शासक थे उस काल के, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, जिनका शासन प्रशासन बहुत समय तक चला है, उनके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप वो जरूर पढ़ें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो दिल्ली सल्तनत में ये सारा कुछ हो गया दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि आपका हो गया कांग्रेस हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, और साथ ही साथ 1857 से 1947 की क्रांति, जो जो चीज़ हुई है वो आपके एकदम होठ पे होना चाहिए। 1857 से लेकर 1947 के बीच कौन कौन सी घटना हुई है, उसका डेट, कौन कौन सा आंदोलन हुआ, ये सब आपके होठ पे होना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप इसको प्लीज़ करें, या इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। और साथ ही साथ आप टेस्ट को दे के आप खुद को आंक सकते हैं कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। उसके आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि अब ये तो बातें हो गई कि ये सब चीज़ हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको दिखाई थी अभी हिस्ट्री में, मैं आपको दिखाई थी लुसेंट और घटनाचक्र, लुसेंट घटनाचक्र और क्राउन, ये तीनों बुक से इसे आप कवर कर सकते हैं। ये तीनों बुक से पढ़ने के बाद, यानी कि लुसेंट और क्राउन से पढ़ने के बाद घटनाचक्र से आप उसको सॉल्व करिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लुसेंट और क्राउन पढ़ने के बाद होना से सॉल्व करिए। और अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी में। दोस्तों एनसीईआरटी मतलब 9, 10 का एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़ेंगे तो 9th का बुक जब आप पढ़ेंगे तो 9th के बुक में बहुत सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 9th के बुक में एक जनजातीय विद्रोह है, उसे 6 to 8 का जो मतलब सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ है हिस्ट्री का, उसमें बहुत सारा सवाल आया है। जनजातीय विद्रोह में बहुत सारा उलगुलान, मतलब अभी थोड़ा सा दिमाग से दोस्तों निकल रहा है, उसमें बहुत सारा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब जो है वो आप जाके देखिएगा। मैं पढ़ी हूँ एनसीईआरटी में जनजातीय विद्रोह, उसमें आप पढ़िएगा तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया है। साथ ही साथ उस जनजाति के बारे में आपको पढ़ना है और विद्रोह के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और हम आते हैं जब 9th क्लास में, तो एक फ्रांसीसी क्रांति है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे उसमें टाइद क्या था, TRE 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया, टाइद एक कर था, किस प्रकार का था, टाइल क्या था, ये सब आपसे पूछा जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना, ये भी 9th क्लास में दिया हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो क्राउन की बुक है, ये जो क्राउन की बुक आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें अगर आप जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बाद यहाँ पे इसका वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री में मतलब देखिए 3 यहाँ पे देखिए है, मतलब 3-4 पेज का ही वर्ल्ड हिस्ट्री है, 3-4 पेज का यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री है, बस इतना सा है, पतला सा। इसमें जो आविष्कार एक कोने में यहाँ पे दिया हुआ है आविष्कार के बारे में, तो उस आविष्कार के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, आपको दिख रहा होगा कैमरे में शायद, उल्टा या सीधा, जो यहाँ पे ये जो चीज़ दिया हुआ है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आता है। ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप इसको पढ़िएगा। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप क्राउन के बुक में 3-4 पेज का दिया हुआ वो पढ़िए। और साथ ही साथ 9, 10 की जो हिस्ट्री की बुक है वो पूरा वर्ल्ड ही है, उससे आपको पढ़ने से उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। तो आप बुक पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी का, मैं एक छोटा सा लिख के रखी ताकि आप लोगों को सही से बता सकूँ। और साथ ही साथ आप 9, 10 का बुक जब पढ़िएगा तो हो सकता है रूसो का बुक आपसे पूछ लिया जाए, बहुत सारा उसमें बुक के वजह से वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है, इस तरह का बहुत सारा किताब है जो कि आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो आप 9, 10 का हिस्ट्री का ही सिलेबस है, 9, 10 की किताब को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 9th क्लास में एक चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। जनजातीय विद्रोह अच्छे से पढ़िए, फ्रांसीसी क्रांति हिस्ट्री में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़िए। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं सारा पढ़ी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और साथ ही साथ ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, साथ ही साथ 9, 10 का पूरा एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री का है, ये आप पढ़िए। ये आपको 6 to 8, 9, 10 सारे में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये तो बात हो गया दोस्तों हिस्ट्री का। अब हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपसे अगर बात कहूँ तो संविधान संशोधन से आपको 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन अगर आप हमसे कहेंगे तो मैं उसका लिख के और मैं अपने हाथ से लिख के मैं उसमें डाल भी दूँगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जब मैं पटना में पढ़ रही थी रोशन आनंद सर के पास, तो वो सर से टिक करवाए थे, डायरेक्ट उससे सवाल आया था, ये बहुत फ़ायदा मतलब हुआ था मुझे एग्जाम में। तो आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगी। तो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट सब आपको याद करना है। उसके बाद इसमें से संविधान संशोधन, अनुसूची,
और अनुच्छेद, ये 3 चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट है इसे आपको याद करना है। अनुसूची 12 है, 12 का 12 अनुसूची याद करना है। साथ ही साथ आपको एक होता है समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। इससे सवाल आए हुए हैं 6 to 8 में, 9, 10 में कि संघ सूची में कौन आता है, संघ सूची में कानून कौन बनाता है, तो संघ सूची में तब भारत सरकार बनाता है। राज्य सूची में कानून कौन बनाता है, तो राज्य सरकार बनाता है। समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है, तो संघ और राज्य दोनों मिलकर बनाता है। तो ये सब आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको मानवाधिकार आयोग के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में दिया हुआ है। लास्ट चैप्टर में जाके आप देखेंगे तो उसी में मानवाधिकार के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 9th क्लास में अमेरिकी क्रांति के बारे में दिया हुआ है। ये अमेरिकी क्रांति के बारे में आपको दिया हुआ है 9th क्लास में, वो आप दूसरे चैप्टर में है, दूसरा चैप्टर है 9th क्लास में अमेरिकी क्रांति, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मान लीजिए पूछा जाएगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से कौन कौन सा चीज़ संविधान में लिया गया है, फ्रांस से क्या क्या चीज़ लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो ये सारी चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारा आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान में संशोधन, जो कि मैं आपको बताई, और उसके बाद हम लोग अनुच्छेद और अनुसूची, ये हो गया। उसके आगे आप लोग को पढ़ना है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में आप लुसेंट और क्राउन की किताब से पढ़ें, और साथ ही साथ घटना चक्र किताब आती है पॉलिटिकल साइंस की घटना चक्र, उससे आप सॉल्व करें। साथ ही साथ आप 9th और 10th का जो है 9th और 10th का जो NCERT उसे आप जरूर पढ़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये BPSC जो सवाल इतने बड़े बड़े सवाल पूछ रहा है, समझ वाली सवाल पूछ रही है। आप पूछते हैं मैम कौन सा टेस्ट लगाए, कौन सा क्या करे, तो सिर्फ टेस्ट दे देने से आपका रिजल्ट नहीं होगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत हार्ड आ रहा है, बहुत ईजी नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन का जो लेवल है वो समझने वाला है, बहुत हार्ड भी नहीं आ रहा है, बस समझने की चीज़ है। और समझ सिर्फ लुसेंट क्राउन की बुक से भी नहीं होगी दोस्तों। क्वेश्चन मैं अभी देखी हूँ, जस्ट बैठ के आपको मैं दिखा सकती हूँ। क्वेश्चन अभी मेरे पास यहीं पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, अभी मैं पूरा क्वेश्चन को एनालिसिस कर रही थी, देख रही थी, सारा क्वेश्चन था यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो NCERT आपको 9th 10th का पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, उससे आपका समझ विकसित होगा। उसमें राजनीतिक दल एक क्वेश्चन है। और मैं आपको सबके साथ बता दूँ, इसे आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में अभी पूरे इंडिया में कितने राजनीतिक दल हैं, तो अभी 6 हैं। तो 6 राजनीतिक दल, जैसे कि पूछ लिया गया था TRE 2.0 में कि जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है। तो मान लिया जाए कि अभी 6 गो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। तो ये सब जो पार्टियां हैं, 6 पार्टी है। आप इसे अच्छे से लिख लेंगे, और इसे ये 9th क्लास के बुक में भी है, राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है, तो उसे आप अच्छे से पढ़ के समझेंगे और 6 पार्टी के बारे में लिख लेंगे। उसका स्थापना कब हुआ है मोबाइल से खोज के आप लिख लेंगे, किसका कब स्थापना हुआ। हो सकता है इसमें से कोई आपको एक पूछ दिया जाए। तो दोस्तों बिना मेहनत का कुछ नहीं है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट में आने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है। राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना, जो कि 9th क्लास NCERT में दिया है। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, पंचायती सर्वोच्च न्यायालय के बारे में 9th क्लास में दिया है, वो पढ़ना है। उसके बाद पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद राज्यसभा लोकसभा पढ़ना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था संसद के अंतर्गत, TRE 2.0 में पूछा गया, संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आपको पता होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बना है। तो ये सारा क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सब पूछ दिया गया था। तो आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों पढ़ना है। और दोस्तों मैं थोड़ा सा 1 मिनट में देख लेती हूँ। और दोस्तों आप अगर लुसेंट का बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे आयोग के बारे में दिया गया, जैसे कि मानवाधिकार आयोग हो गया, पूंछी आयोग का संबंध किससे है, इस तरह का बहुत सारा आप देखेंगे। अगर जाके पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस लुसेंट से, उसमें डब्बा बना के बहुत सारा बताया गया है, आप उसको जाके पढ़िए। ये इतना सारा टॉपिक मैं बताई, इतना सारा टॉपिक पहले आप कवर करिए, उसको बार बार पढ़िए, 5 बार 6 बार पढ़िए। और नहीं समझ में आता तो उसको लिख के पढ़िए। मैं लिख के ही पढ़ी हूँ, लिख के आप पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में रहेगा। सुबह उठिए, पहले एक बार बुक को, किसी बुक को पढ़ने के लिए पहले एक बार उसको आप रिवीजन करिए, पहले एक बार उसको पढ़ जाइए सीधा, फिर एक पेंसिल रखिए, उसको कलर करिए उस तरह से। फिर उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता, हाईलाइटर रखिए। जैसे देखिए मैं हाईलाइट कर करके बुक को पढ़ी हूँ, देख सकते हैं। ये बुक को भी मैं हाईलाइट कर करके पढ़ी हूँ, देख सकते हैं। और लुसेंट तो मैं ना जाने कितनी बार पढ़ी हूँ। और साथ ही साथ आप लोग पूछे थे मैम आप किससे सेट प्रैक्टिस की थी, तो देख सकते हैं कॉपी ये थोड़ा सा निकल के देखिए, मैं इससे की थी। ये किरण का सेट प्रैक्टिस है, देखिए मैं किससे की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, देख सकते हैं। मैं बुक में ही पूरा कलर कर दी थी। देखिए जो कुछ मुझसे नहीं बना था, मैं शुरू में देखिए मैं बनाती थी, इस तरह से मैं कलर करती थी। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से आता है। बहुत अच्छा ये NCERT बेस्ड है। थोड़ा हल्का क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो समझिए आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। देखिए मेरे कितने नंबर आते थे, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैम क्या झूठ बोल रही है, लेकिन मेरे अभी सेट में कितने मार्क्स आते थे, शायद मैं कहीं लिखती भी थी, किसी में लिखती थी, किसी में नहीं भी लिखती थी। तो देखिए मेरे शुरू में कितने मार्क्स आ रहे थे, हाँ मैं लिखती थी। देखिए 92 सही, कितना गलत, देखिए 87, इस तरह से मैं लिखती थी। देखिए
इस तरह से देखिए मैं लिखी हूँ, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है या नहीं, देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे मैं ऐसे सीधा की, मतलब सही की, ये कॉपी पता नहीं उलझ गया। तो देखिए इस तरह से मैं सेट प्रैक्टिस देखिए मैं कैसे बनाती थी, मेरे कितने सही हो गए थे, किस तरह से मैं बनाती थी। ये मेरा बुक था, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, मेहनत करिए। मेहनत आप करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। और बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए, और जीवन में बाकी और क्या है, बस जितना मैं आपको बोली हूँ उतना आप करिए, और इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं इतना की हूँ तभी आज मैं सफल हूँ। और कोई भी क्वेरी होगा, कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में बोल रही हूँ। तो इसलिए ये सब देखिए मैं सेट प्रैक्टिस की हूँ, मेरा 90, किसी में 95, इस तरह से मार्क्स आ रहा था दोस्तों। फिर धीरे धीरे मैं इसे 100 तक पहुँचाई थी। कहना चाह रहे थे बीच में अचानक से कोई आ गए थे, तो बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। पूरा दुनिया सब कुछ छोड़ के आपको दिन रात करके एक करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगी, सॉरी वैकेंसी बहुत कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसके आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं जो आपको बताई हूँ आप लिखिए, उतना करिए, उसके बाद आप देखिए सेट में आपका खुद ब खुद नंबर बढ़ेगा। तो मेहनत करिए, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया। ओके बाय बाय, थैंक यू। कुछ गलती हुई होगी तो दिल से सॉरी।